नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है ग्रेच्युटी, जो कि वेतन के स्थान पर लाभों में से एक लाभ है। ग्रेच्युटी नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर या फिर सेवा के दौरान उसकी सेवाओं के बदले दिया जाने वाला एक प्रकार का पारितोषिक पुरस्कार है। ग्रेच्युटी के संबंध में हम पढ़ेंगे कि सेवा के दौरान अगर ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को दी जाती है तो ऐसी ग्रेच्युटी सभी प्रकार के करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। अगर सेवा के दौरान ग्रेच्युटी मिलती है तो वो ग्रेच्युटी की राशि कर योग्य होती है। कर्मचारी की मृत्यु अगर पहले हुई है वह ग्रेच्युटी बाद में देय हुई है, यानी कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी की राशि की घोषणा की जाती है, ग्रेच्युटी देय होती है। और ऐसी ग्रेच्युटी अगर उसके परिवार के सदस्यों को दे दी जाती है तो ग्रेच्युटी की राशि, संपूर्ण राशि कर मुक्त होती है। केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता और सुरक्षा सेवाओं में लगे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकार के हो या किसी स्थानीय सत्ता के कर्मचारी हो, स्थानीय सत्ता से हमारा तात्पर्य है जैसे पंचायत समिति, नगर परिषद, नगर निगम, इनके जो कर्मचारी हैं और साथ ही साथ सेवाओं में जो सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी हैं, उनको अगर सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त होती है तो वो पूर्णतया कर मुक्त होती है। और अन्य कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के संबंध में कर मुक्ति के लिए दो भागों में बांटा गया है। जो अन्य कर्मचारी हैं, चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता हो, और दूसरे ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम उन संस्थाओं पर लागू होता है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 अथवा 10 से अधिक हो, और जिन संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है उन संस्थाओं पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होने के पीछे एक और शर्त है कि कर्मचारी को सेवाओं में लगातार 5 वर्ष तक सेवा में बना रहना होगा, यानी कि जिस संस्था से वो सेवानिवृत्त हो रहा है उस संस्था में लगातार उसने 5 वर्ष तक काम किया हो। तो दो शर्तें हैं ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होने की। पहली कि उस संस्था में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हो। दूसरा, कर्मचारी ने, जो करदाता है, उसने उस संस्था में लगातार 5 वर्षों तक काम किया हो। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है तो वहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। तो जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है वहां पे निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होती है। पहली है वास्तविक प्राप्त राशि। ग्रेच्युटी की जो वास्तविक प्राप्त राशि है वो हम ले लेंगे। दूसरा है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। जितने वर्ष उतने उसने सेवा की है, सेवा में रहा जितने वर्ष कर्मचारी, उतने वर्षों का उसको प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के हिसाब से उतने वर्षों का वेतन हम कैलकुलेट करेंगे। 15 दिन का वेतन करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट मंथ की सैलरी ले लेते हैं,
जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उस समय उसके जो अंतिम माह का वेतन है वो हम ले लेंगे और उसको 26 से हम डिवाइड कर देंगे। एक दिन का वेतन निकालने के लिए उसकी जो पूरे महीने की सैलरी है उसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे। 26 दिनों से ऐसे डिवाइड किया, ऐसा मानते हैं कि महीने में जो 4 दिन है वो रविवार के होते हैं, 4 दिन छुट्टियों के होते हैं, इसलिए 26 दिन को आधार मानकर 26 से इसको डिवाइड कर देते हैं। पिछले जो लास्ट महीना था अंतिम माह की सैलरी जब वो सेवानिवृत्त हुआ उस सैलरी को 26 से हमने डिवाइड कर दिया और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 दिन का उसका वेतन आ गया। ये 1 साल का वेतन है और इसको फिर जितने साल हो उसने सर्विस की उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स, जितने साल उसने सेवा की उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और वर्ष की गणना के लिए, सेवा वर्षों की गणना के लिए 6 माह से अधिक को पूरा वर्ष मान लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी कर्मचारी ने मान लीजिए 10 वर्ष और 7 महीने अगर किसी ने सेवा की तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1975 लागू होता है तो वहां हम उसको 11 वर्ष मान लेंगे। 6 माह से अधिक को पूरा वर्ष मान लिया जाता है जब हम सेवा वर्षों की गणना करते हैं। ये जो सेवा वर्षों की हमने गणना करी है, प्रत्येक वर्ष के लिए हम 15 दिन का वेतन दे रहे हैं और जितने वर्ष उसने सेवा की है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने वर्षों तक उसने सेवा की, ये इस सेवा वर्षों की गणना करने के लिए अगर उसने वर्ष के किसी भाग के लिए भी सेवा की है, अगर माह में दिया हुआ है तो 6 महीने से अगर अधिक हो उसकी सेवा तो उसको हम पूरा वर्ष मान लेंगे। और यहाँ पर वेतन से हमारा तात्पर्य है, वेतन हमारा क्या है, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, ये हमेशा ही वेतन में आएगा। महंगाई भत्ते को हम वेतन में शामिल करेंगे। और तीसरा है 20 लाख रुपए। इन तीनों में से वास्तविक प्राप्त राशि, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन और 20 लाख रुपए, इन तीनों में से जो राशि कम हो उस राशि तक की कर मुक्ति दे दी जाती है ग्रेच्युटी के संबंध में। अब हम देखेंगे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1975 जहां पर लागू नहीं होता, जिन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, वहां पर भी निम्न राशियों में से सबसे कम राशि कर मुक्त होती है। पहली, वास्तविक प्राप्त राशि, ग्रेच्युटी की जो राशि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को दी गई है, वास्तविक प्राप्त राशि वो यहां पर लिख लेंगे। दूसरी, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन लिया जाएगा। आधे माह के वेतन के लिए हम करेंगे एवरेज सैलरी। जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है वहां पर हम लास्ट मंथ की सैलरी लेते हैं और यहां पर हम आधे माह का वेतन ज्ञात करने के लिए हम एवरेज सैलरी लेंगे और वो एवरेज सैलरी होगी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 माह की का जो वेतन है उसके आधार पर हम औसत वेतन यहां पर ज्ञात करेंगे। एवरेज सैलरी का आधा कर देंगे। प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन, तो कौन सा वेतन, एवरेज सैलरी लेंगे, औसत वेतन लेंगे पिछले 10 माह का, उसका आधा कर लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स। फिर जितने साल उसने सेवा दी है, जितने वर्षों के लिए उसने काम किया है
उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वर्षों की गणना करेंगे, सेवा वर्षों की गणना के लिए हमने ये देखा था कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में, जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, वहां पर अगर उसने किसी वर्ष के किसी भाग के लिए काम किया है, किसी वर्ष के टुकड़े के लिए भी अगर काम किया है, तो वहां पे 6 माह से अगर अधिक समय के लिए काम किया है तो उसको पूरा वर्ष मान लेते हैं। और यहां पर सेवा वर्षों की गणना के लिए वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाता है, केवल पूर्ण वर्षों को ही गणना में शामिल किया जाता है। यहां पर केवल पूर्ण वर्षों को ही गणना में शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष और 7 माह के लिए काम किया, तो यहाँ पे 6 माह से अधिक है, इसलिए हम 10 वर्ष और 7 माह को 11 वर्ष बना देंगे, जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। और यहाँ पर जहां ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, वहां पर हम 10 वर्ष 7 माह की अवधि को पूर्ण वर्षों में ले लेंगे। मतलब आगे का जो भाग है, वर्ष का जो भाग है, उसको हम छोड़ देंगे, 7 महीनों को हम छोड़ देंगे और केवल 10 वर्ष ही हम सेवा वर्ष यहाँ पर मानेंगे वेतन की गणना के लिए। और एक चीज यहाँ पे, वेतन क्या है, दूसरा यहाँ पे वेतन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर हमारा वेतन से तात्पर्य है, वेतन यहाँ पे होगा मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता होगा सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल हो। महंगाई भत्ते को तभी वेतन में शामिल करेंगे अगर वो महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए भी शामिल किया जाता है वेतन में, प्लस बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन। तो यहाँ पे वेतन जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, वहां पे मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता हमेशा वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा। और जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, वहां पर वेतन में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, लेकिन महंगाई भत्ता केवल तभी शामिल किया जाएगा जब वो सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए शामिल किया जाता हो, प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से अगर कमीशन दिया जा रहा हो कर्मचारी को तो वो। और तीसरा है 20 लाख रुपए। इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होगी उस राशि तक की कर मुक्ति दे दी जाएगी। ग्रेच्युटी से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कर्मचारी 1 फरवरी 2019 को 20 वर्ष एवं 11 माह की सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ। उसने जो सेवा दी, उसका जो सेवा काल था वो 20 वर्ष और 11 महीने का रहा। ग्रेच्युटी के 1,20,000 रुपए प्राप्त हुए। सेवानिवृत्ति पे उसको अपने नियोक्ता से 1,20,000 रुपए ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त हुए। वेतन जो उसका वेतन था वो 30 जून 2018 तक 8,000 रुपए प्रति माह था। उसके पश्चात 8,500 रुपए प्रति माह हो गया। वो सेवानिवृत्त हुआ है, रिटायर हुआ है 1 फरवरी 2019 को, और उसका वेतन जो था 30 जून 2018 तक 8,000 रुपए प्रति माह था और उसके पश्चात 8,500 रुपए प्रति माह हो गया। उसको 750 रुपए प्रति माह महंगाई भत्ता भी मिलता है, जिसका आधा सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में शामिल किया जाता है। ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना कीजिए। अब इसको दोनों सिचुएशन से कर लेते हैं, जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है।
इसको दोनों सिचुएशन से कर लेते हैं। पहला है, मान लेते हैं ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो, तो क्या लिखेंगे कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। निम्न में से जो सबसे कम राशि है वो करमुक्त होगी। कौन कौन सी राशियां हैं क्वेश्चन में है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट मिला है 1,20,000 रुपए का। जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपए का। फिर दूसरा हम लेते हैं 15 डे सैलरी फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। 15 दिन का वेतन हम कैसे ज्ञात करते हैं? यहां पर हम ज्ञात करते हैं लास्ट मंथ सैलरी, उसको हम 26 से डिवाइड करते हैं और 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसको सेवा वर्षों से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स। तो यहां पे लास्ट मंथ की सैलरी, यहां पे वेतन से हमारा तात्पर्य है जो लास्ट मंथ की सैलरी, अब उसको 30 जून 2018 के बाद उसको जो सैलरी मिल रही थी वो 8,500 रुपए प्रति माह मिल रही थी। तो यानी कि जनवरी 2019 की जो सैलरी है, जब ये 1 फरवरी 2019 को रिटायर हुआ है, तो पिछले महीने की जो सैलरी जनवरी 2019 की सैलरी उसकी 8,500 रुपए थी। और इसके अलावा उसको महंगाई भत्ता मिलता है 750 रुपए। महंगाई भत्ता हम शामिल करते हैं जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, वहां पे सदैव हम महंगाई भत्ता वेतन में शामिल करते हैं। तो इसकी ये सैलरी हो गई लास्ट मंथ की। इसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे। हम एक महीने की सैलरी को 26 दिनों से इसलिए डिवाइड करते हैं कि 4 दिन हम अवकाश के मान लेते हैं, छुट्टियों के मान लेते हैं, जो संडे की छुट्टी आती है। ठीक है, तो इसको जब हम 26 से डिवाइड करते हैं और तो इसको ये 9,250 हो गए दोनों का टोटल, और 26 से डिवाइड किया तो आता है 355 रुपए 77 पैसे। और इसको 355 रुपए 77 पैसे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमने इसको 26 से डिवाइड किया तो एक दिन की जो सैलरी है वो आई 355 रुपए 77 पैसे। और जो 15 डेज की जो सैलरी आएगी, क्योंकि हमको 15 दिन की सैलरी चाहिए एक साल के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए, जो 15 दिन की जो सैलरी आएगी वो आएगी 355 रुपए 77 पैसे को अगर हम 15 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई हम अगर करते हैं तो यहां पर तो 355 रुपए 77 पैसे को 15 दिन से गुणा करते हैं तो आता है 5,336 रुपए 55 पैसे। तो 15 दिन की सैलरी है प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन हम देंगे। तो 15 दिन की इसकी सैलरी आ रही है 5,336 रुपए 55 पैसे। और इसने कितने वर्षों तक काम किया? तो इसने काम किया 20 वर्ष 11 महीनों के लिए। तो यहां पे जहां ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो रहा है, वहां पर जो सेवा वर्षों की अवधि ज्ञात करने के लिए हम 6 माह या इससे अधिक की अवधि को हम पूरा वर्ष मान लेते हैं। तो यहां पर 20 वर्ष 11 महीने को हम 21 वर्ष मान लेंगे और इसको जो है 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको
21 से हम गुणा कर देंगे 21 वर्षों से, तो ये आ रहा है 1,12,67 रुपये 55 पैसे, या फिर हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1,12,68 रुपये। तो प्रत्येक वर्ष के लिए, पूर्ण सेवा वर्षों के लिए, प्रत्येक वर्ष की 15 दिनों की अगर सैलरी ज्ञात करें तो आ रही है 1,12,68 रुपये। जो वास्तविक जो ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई वो 1,20,000 रुपये, और प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का अगर वेतन निकालें पूर्ण सेवा वर्ष, पूरे सेवा वर्षों के लिए, तो 1,12,68 आ रहा है। और तीसरी है वो है 20 लाख रुपए की राशि। इन तीनों में से जो सबसे कम है उस राशि तक की कर मुक्ति मिल जाती है। तो तीनों में सबसे कम है 1,12,68। तो इस क्वेश्चन में जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो रहा है, उस समय जो ग्रेच्युटी की कर मुक्ति की राशि होगी वो होगी 1,12,68 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, अगर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। निम्न में से सबसे कम राशि कर मुक्त होगी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव लिखेंगे 20 लाख रुपए रहेगा, बस खाली ये जो 2 नंबर पॉइंट है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर चेंज होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमने बात करी थी हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर half month average salary for every completed year. Every completed year of service. मतलब प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन। तो जो एवरेज सैलरी है, यहां पे इसका फॉर्मूला होगा एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर्स। तो यहां पे प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए आधे माह का वेतन हम ज्ञात करेंगे। आधे माह का वेतन करने के लिए औसत वेतन लेते हैं, और औसत वेतन यहां पर 10 महीनों के वेतन के आधार पर लिया जाएगा। तो 10 माह सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 10 माह का वेतन ज्ञात किया जाएगा, और 10 से उसको डिवाइड कर देंगे तो औसत वेतन आ जाएगा। 10 वर्षों के औसत वेतन के आधार पर यहाँ औसत वेतन हम लेते हैं। तो उसको 30 जून के बाद में 8,500 रुपये प्रति माह मिलने प्राप्त होने लग गए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 7 महीने, जुलाई 2018 से जनवरी 2019 तक की हमको सैलरी लेनी है। इन 7 महीनों में जो उसको सैलरी मिल रही थी वो मिलती थी 8,500। तो एवरेज सैलरी की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एवरेज सैलरी है उसकी गणना हम करेंगे 8,500 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, क्योंकि 7 महीने तक 8,500 सैलरी थी उसके सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के, और 3 महीनों के लिए उसकी सैलरी थी 8,000 रुपये। तुरंत पूर्व के 10 महीने की सैलरी लेनी है, तो फरवरी में 1 फरवरी को वो रिटायर होता है, तो 1 फरवरी के तुरंत पूर्व के जो 10 महीने हैं उनमें से 7 महीने तक तो उसको मिली 8,500, क्योंकि जून के बाद जुलाई से लेकर जनवरी तक 7 महीने होते हैं। उन 7 महीनों की उसको सैलरी मिली 8,500 रुपये प्रति माह, और पिछले 3 महीनों की उसकी सैलरी थी 8,000 रुपये प्रति माह। तो 10 महीने की अगर सैलरी हम ज्ञात करें, इनको सोल्व करें, तो आता है 83,500। अब इसमें महंगाई भत्ते के संबंध में ये बात है कि जहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है, वहां पर महंगाई भत्ता हम वेतन में शामिल करते हैं, लेकिन अगर वो सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में शामिल किया जाता हो तभी। तो यहाँ पर आधा जो है
भाग महंगाई भत्ते का आधा भाग सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना में शामिल किया जाता है। अतः हम 750 का आधा हम यहाँ पर वेतन में शामिल करेंगे। तो 750 का आधा हो गया 375 रुपये। तो 375 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 महीने की सैलरी लेनी है। तो ये तो है बेसिक सैलरी, ये है हमारा डीएनएस अलाउंस 3750, और 10 महीने का टोटल वेतन हम अगर देखें तो आता है 87,250। अब जो एवरेज सैलरी है, टोटल वेतन है 87,250, तो एवरेज सैलरी होगी 8,725। 87,250 को 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 महीने की सैलरी है 87,250, इसको 10 से डिवाइड किया तो औसत वेतन आ गया प्रति माह 8,725। इसका आधा कर देंगे और जितने साल उसने काम किया है, पीरियड ऑफ सर्विस इन इयर्स, जितने साल उसने काम किया, जितने वर्ष उसने सेवा दी है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेवा वर्षों की गणना करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो वर्ष का अगर कोई भाग है, जैसे यहाँ पर 11 महीने के लिए इसने काम किया तो उसको हम छोड़ देते हैं, केवल पूर्ण वर्ष ही यहाँ पर हम सेवा वर्षों के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ 20 से इसको गुणा करेंगे, 20 वर्ष हम मानेंगे कि उसने सेवा दी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो रहा है। अगर इसको हल करें, इसको हल करने पर आता है 87,250, और तीसरी राशि जो है वो है हमारी 20 लाख रुपए। तो जो राशि इन तीनों में से 1,20,000, 87,250, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन 87,250 और 20 लाख, इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि होगी। चलिए इतना ही। वेतन पे स्थान पर लाभ में हम कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियो में हम पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।